हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5 सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप के बारे में। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक वो अरहर की खेती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अरहर का बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अरहर या पिजन पी इसे कहते हैं क्या, अरहर या पिजन पी। तो दोस्तों, इसका सामान्य नाम तो सभी को पता ही कि अरहर होता है और इसको लाल चना भी कहते हैं। क्या दोस्तों, अरहर को और क्या कहते हैं, लाल चना कहते हैं। अरहर को लाल चना भी कहते हैं। दोस्तों, जो इसका बॉटनिकल नेम है, तो इसका बॉटनिकल नेम है केजेनस कजान। क्या दोस्तों, केजेनस कजान इसका बॉटनिकल नेम है। और दोस्तों, जो इसकी फैमिली इसका जो कुल है वो फैबेसी है। क्या दोस्तों, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। इसे फैबेसी भी कह सकते हैं, लेग्यूमिनेसी, दोनों इसके नेम है। दोस्तों, जो इसको क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं उसमें 2n बराबर 22 होते हैं। कितने होते हैं, 2n बराबर 22 होते हैं। और दोस्तों, जो इसका ओरिजिनल प्लेस है, इसका उत्पत्ति स्थान, तो दोस्तों इसका वैसे तो भारत माना जाता है मुख्य रूप से इसका भारत है दोस्तों। पर कुछ लोगों का कहना है कि अफ्रीका भी इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या दोस्तों, भारत या अफ्रीका। तो भारत भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है और अफ्रीका भी। तो दोस्तों, दोनों है। अब दोस्तों, जो प्रोटीन प्रतिशत होता है दोस्तों, इसमें 20 से 22% होता है। कितना होता है, 20 से 22% इसमें प्रोटीन प्रतिशत होता है। और दोस्तों, जो अरहर में खेती की जाती है भारत की, जो अरहर की खेती भारत में की जाती है वो 82% की जाती है। कितनी होती है, 82%, 82% की जाती है भारत में अरहर की खेती। दोस्तों, आगे बात करेंगे हम अरहर के महत्व और इसके उपयोग के बारे में कि इसका महत्व क्या है, उसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, इसका महत्व और इसके उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अरहर की दाल सबसे अधिक प्रचलित है। क्या दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला है उसमें अरहर की दाल बहुत ही अधिक प्रचलित है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको चावल के साथ खाते हैं। क्या दोस्तों, जो अरहर की दाल हो चावल मिक्स करके खाते हैं, जो अरहर की दाल होती है उसे चावल के साथ खाते हैं। दोस्तों, जो इसकी चूरी को जानवर को खिलाया जाता है। जो इसकी चूरी होती है, चूरी को छिकला कहते हैं। जो अरहर का ऊपर से छिकला से उतारी जाता है, जो अरहर की दाल जब जब उसको फसल होती है तो फसल में उसका भूसा होता है, तो उसका जो भूसा अलग कर, जो दाल होती है, दाल के जो अलग चिकले होते हैं, तो उस चिकले किसी जानवर को खिलाए जाते हैं। दोस्तों, उसे चूरी कहते हैं। दोस्तों, इसकी चूरी होती है वो जानवर को खिलाई जाती है। और फसल की जो पत्तियां होती हैं, फसल की पत्तियां भी चारे के रूप में जानवर को खिलाई जाती हैं। क्या दोस्तों, क्या है दोस्तों इसका, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में दाल सबसे अधिक प्रचलित है और वहाँ के लोग उसे चावल के साथ खाते हैं। और जो इसकी चूरी होती है उसे जानवर को खिलाई जाती है, और फसल की जो हरी पत्ती होती है वो भी जानवर को खिलाई जाती हैं। और दोस्तों, इसकी पकी फसल, दोस्तों जब इसकी फसल पक जाती है वो दाल तो देती है, तो दाल के अलावा कुछ और भी देती है। दो अन्य महत्वपूर्ण और पदार्थ देती है। वो क्या आती है, पत्तियों का भूसा और लकड़ी। क्या दोस्तों, पत्तियों का भूसा और लकड़ी। दोस्तों, पत्तियों का भूसा वो तो सभी को पता है कि जानवर खाते हैं। पत्तियों का भूसा क्या, जानवर को खिलाने का काम आता है। और जो लकड़ी होती है, लकड़ी का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। क्या दोस्तों, जो इसका उपयोग क्या होता है वो कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि टोकरी बनाने में किया जाता है, छप्पर, ढक्कन आदि बनाने में किया जाता है। किसका, अरहर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो महत्व हो गया कि इसका महत्व क्या गया कि जिसको जो महत्व हो गया इसका, कि जो लकड़ी होती है इसका प्रयोग टोकरी बनाने में किया जाता है, छप्पर बनाने में किया जाता है, ढक्कन बनाने में किया जाता है। और जो इसकी भूसा होता है वो जानवर खाते हैं। जो इसका अधिकतर कहाँ पाया जाता है, अरहर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, जो कि लोग चावल के साथ अरहर की दाल को खाते हैं। और दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों, और एक नोट पॉइंट कि जो अरहर का प्रयोग होता है वो लाख के कीड़े पालने में भी किया जाता है। क्या दोस्तों, अरहर का प्रयोग लाख के कीड़े पालने में भी किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी पूछ लेते हैं कि लाख के कीड़े पालने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अरहर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये इसका महत्व और इसका प्रयोग हो गया है। अब बात करेंगे अरहर के दाने में पोषण मान, फूड वैल्यू ऑफ अरहर। तो जो अरहर के दाने में पोषण मान पाया जाता है वो कितना कितना पाया जाता है। तो दोस्तों, जो नमी होती है वो 13.4% होती है, प्रोटीन 22.3% होती है, और वसा 1.7% होती है, और कार्बोहाइड्रेट होती है 57.6%। और खनिज जो होता है दोस्तों 3.5% होता है, रेशा 1.5% होता है, कैल्शियम 73 mg या 100 ग्राम,
और दोस्तों जो फास्फोरस होती है वो 304 mg होती है, और लोहा 5.8 mg होती है, मिलीग्राम जिसे कहते हैं। दोस्तों बात करेंगे वितरण एवं क्षेत्रफल की। क्या दोस्तों, वितरण एवं क्षेत्रफल की बात करेंगे। दोस्तों अरहर में पोषण मान पढ़ लिया हमने, इसका उपयोग ऐसा, इसका महत्व पढ़ लिया। अब बात करेंगे वितरण एवं क्षेत्रफल की, कि इसका कितना वितरण और क्षेत्रफल है। दोस्तों अरहर विश्व के सभी ऊष्ण, क्या दोस्तों, अरहर विश्व के सभी ऊष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में विस्तृत रूप से उगाई जाती है। क्या दोस्तों, जो अरहर है वो सभी ऊष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में विस्तृत रूप से उगाई जाती है। लेकिन लेकिन मुख्य रूप से, क्या दोस्तों, मुख्य रूप से इसकी खेती, जो इसकी खेती करने वाले मुख्य देश हैं वो कौन कौन से हैं। अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और भारत तथा आदि और भी देश होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों, तो इसकी जो खेती, मुख्य देश जो खेत के खेती करने वाले कौन कौन से मुख्य जो देश होते हैं वो हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा भारत हैं। और भी देशों में होती होगी खेती, पर मुख्य देश हैं वो यही हैं। अब बात करें दोस्तों, विश्व के विभिन्न देशों में अरहर की खेती करने वाला भारत प्रथम स्थान पे। क्या दोस्तों, जो भारत है तो वो प्रथम स्थान पे है। जो अरहर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है विश्व में, वो भारत में की जाती है। कहाँ की जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा अरहर की खेती की जाती है। तो अरहर में जो उत्पादन में भारत का वो स्थान है, प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अरहर का, आगे बात करेंगे अरहर का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अरहर का क्षेत्रफल हमारे पूरे भारत में है, हमारे जो हमारे भारत देश में जो अरहर का पूरा क्षेत्रफल है वो दलहनी फसलों के रूप में 12% है। क्या दोस्तों, 12% सिर्फ अरहर का क्षेत्रफल हुआ है दलहनी फसलों में, सिर्फ अरहर का। अब दोस्तों बात करेंगे कुल दलहन उत्पादन। जो कुल दलहन उत्पादन है, सभी दालों का जो कुल उत्पादन है वो 17 से 18% होता है। कितना दोस्तों, 17 से 18% अरहर कुल उत्पादन दलहनी फसलों का है। और जो कुल खाली अरहर का है दलहनी फसलों में, वो 12% है। कितना होता है, 12% है। अब दोस्तों देखा, अगर आगे बात करेंगे उत्पादन की दृष्टि से दालों में चने के बाद दूसरा स्थान अरहर का है। क्या दोस्तों, जो चना है, जो दाल के उत्पादन में चना है, जो चने की दाल है वो प्रथम स्थान पर है दलहनी फसलों में। चना प्रथम स्थान पर तथा अरहर दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन में दूसरे स्थान पर अरहर का उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की बात होगी। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2014-15 में अरहर का कुल क्षेत्रफल था वो 2.87 लाख प्रति हेक्टेयर था। कितना दोस्तों, 2.87 लाख हेक्टेयर था। लेकिन और जो कुल उत्पादन था वो 1.74 लाख टन था। कितना दोस्तों, 1.74 लाख टन था। दोस्तों जो क्षेत्रफल था वो 2.87 लाख हेक्टेयर था, और जो उत्पादन था वो 1.74 लाख टन था। दोस्तों ये हो गया हमारा क्षेत्रफल एवं इसका वितरण। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके उद्गम एवं जनन, ओरिजिन एंड रिप्रोडक्शन। क्या दोस्तों, ओरिजिन एंड रिप्रोडक्शन, उद्गम एवं जनन। दोस्तों जो उसके उद्गम के बारे में बात करें तो दोस्तों मुख्य रूप से, क्या दोस्तों, मुख्य रूप से अरहर का उद्गम स्थान भारत को मानते हैं। क्या दोस्तों, भारत को मानते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये अरहर का, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई बात नहीं। दोस्तों जो अरहर का जो उद्गम स्थान जो मुख्य रूप से माना जाता है वो भारत माना जाता है। कौन सा माना जाता है, भारत मानता है। यहाँ पर एक जंगली रूप की, क्या दोस्तों, यहाँ पर एक जंगली रूप की अधिक विभिन्नता पाई जाती है। क्या दोस्तों, जो जंगल के रूप की है दोस्तों, की जो अरहर है वो एक जंगली पौधा है। जैसा हम सबको पता है कि जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगल थे तो उनमें जंगली जातियों में साथ इसका क्रॉस करा गया था, तो एक जंगली पौधा है अरहर। दोस्तों यहाँ पर तो बात करेंगे, यहाँ पर एक जंगली रूप की अधिक भिन्नता पाई जाती है हमारे भारत में, जिसके प्राकृतिक विकास एवं ग्राम्य से, क्या दोस्तों, इसके प्राकृतिक विकास एवं ग्राम्य से अरहर का उद्गम हुआ। क्या दोस्तों, जिसके प्राकृतिक विकास एवं ग्रामीण से अरहर का उद्गम हुआ। इसकी जंगल रूप से झाड़ीनुमा लंबा पौधा है। क्या दोस्तों, जिसका जंगली रूप है वो झाड़ीनुमा एक लंबा पौधा है। क्या दोस्तों, इसका जंगली रूप से झाड़ीनुमा एक लंबा पौधा है। लेकिन कुछ लोग, क्या दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इसका जन्म स्थान अफ्रीका मानते हैं। क्या मानते हैं, अफ्रीका मानते हैं, जहाँ पर इसके दाने में कबूतर द्वारा खाए जाने के कारण, जो अफ्रीका मानते हैं, तो जहाँ पर जो अफ्रीका था दोस्तों वहाँ पर इसके दाने थे, इसके दानों को कबूतर खाते थे। क्या दोस्तों, इसके दानों को कौन खाते थे, कबूतर खाते थे, जिसके कारण इसका अंग्रेजी नाम पीजन भी पड़ा।
दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा कि पिजन फिश का नाम कैसे पड़ा। क्योंकि पिजन फिश का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि अफ्रीका था, तो अफ्रीका में जो अरहर के दाने थे तो इन दानों को कबूतर खाते थे। तो जो कबूतर खाते तो उसी के कारण इसे अंग्रेजी में पिजन पी कहने लगे। तो दोस्तों इसका ऐसे नाम पिजन पी पड़ा। तो इसके बात करेंगे आगे। उद्गम विभाजन हो गया इसका, क्योंकि इसे दोनों उद्गम का दिन मानते हैं, भारत भी मानते हैं और अफ्रीका भी मानते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रजनन उद्देश्य, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। अब बात करें दोस्तों इसके प्रजनन के उद्देश्य। इसके प्रजनन के जो उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे, तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। दोस्तों इसका पहला उद्देश्य था वो उच्च उपज, जिससे कि इसका पहला उद्देश्य क्या था, उच्च उपज, हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो, अच्छी उपज प्राप्त हो। दोस्तों जो उच्च उपज जो निम्न लक्षण थे इसमें क्या क्या देखा गया था कि प्रति पौधा शाखाओं की संख्या होनी चाहिए। जो प्रति पौधा है, एक पौधे पर शाखाओं की शाखाएं होती हैं, उनकी संख्या होनी चाहिए, अधिक संख्या होनी चाहिए। और प्रति शाखा पर फलियों की संख्या भी होनी चाहिए अच्छी, अधिक संख्या होगी तभी तो हमें अच्छी उपज मिलेगी ना। और दोस्तों फली में दानों की संख्या होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब फली में शाखाएं, जब पौधे पर शाखाएं होंगी और शाखाओं पर फलियों की संख्या अधिक होगी और फलियों में अधिक दाने होंगे, तभी हमें एक अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। अब बात करेंगे विशेष परिपक्वता के बारे में। तो दोस्तों विशेष परिपक्वता इसमें क्या थी, विशेष परिपक्वता मतलब जल्दी पकने वाली हो। तो दोस्तों शीघ्र परिपक्वता, तो दोस्तों शीघ्र पकने वाली जो उपज थी वो दोस्तों 110 से 160 दिन में उसकी रखी गई थी अवधि। कितनी अवधि थी, शीघ्र पकने वाली फसल थी उसकी अवधि वो थी 160 से 110 से 160 दिन रखी गई थी। जो मध्य पकने वाली परिपक्वता वाली थी वैरायटी, उसकी जो अवधि थी 160 से 200 दिन, और पछेती की 200 से अधिक दिन थी। अब दोस्तों तीसरा जो का उद्देश्य था वो था सब्जी के लिए किस्म बनाई जाए, क्या दोस्तों, सब्जी के लिए सब्जी के लिए किस्म बनाई जाए। और दोस्तों जो इसका चौथा उद्देश्य था वो रोग के प्रति सहनशील हो। दोस्तों ऐसी ब्रीडिंग मतलब इसका चौथा उद्देश्य था कि रोग के प्रति सहनशील हो, कि मतलब जो वैरायटी हो कि रोग के प्रति भी सहनशील हो, जल्दी रोग का कोई उसमें असर ना हो। दोस्तों के रोग जैसे कि तना कैंकर है, मोजेक वायरस है, फाइटोफटेरा है। दोस्तों ये जो रोग थे मुख्य रूप से बहुत ही भयंकर रूप हैं जो अरहर में लगते थे, तो इसके प्रति रोग रोधता किस्म अपनाई गई, बनाई गई। अब बात करेंगे दोस्तों जो पांचवा उद्देश्य था वो कीट रोधिता, कीट रोधी किस्मों का विकास हो, कीट रोधता, कीट के प्रति सहनशील हो, जैसे कि फली वेदक है, फली मक्खी है। दोस्तों इन दोनों के प्रति सहनशील हो। दोस्तों ये उसके जो प्रजनन के उद्देश्य थे, जो कुछ मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों जिन्हें देखकर प्रजनन किया गया था। दोस्तों ये इसके उद्देश्य हो गए। अब बात करेंगे प्रजनन की विधियों के बारे में। क्या दोस्तों बात करेंगे प्रजनन की विधियां, कौन कौन सी विधियां थी, ब्रीडिंग प्रोसेस, प्रजनन की विधियां। तो दोस्तों जो अरहर में प्रजनन की विधियां थी वो भी दोस्तों निम्न विधियां थी। तो दोस्तों जो पहली विधि थी वो सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, भरण एवं संकरण। तो दोस्तों जो जो इसमें ये पहला जो हुआ था, तो ये प्रजनन उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था। दोस्तों जो प्रजनन के उद्देश्य थे, जो प्रजनन के उद्देश्य थे उनको ध्यान में रखकर ये विधि अपनाई गई थी। जिसे जनकों इसमें क्या गया था, इसमें जनकों का चयन करते हैं और विशेष रूप से मुख्य लक्षण, जो मुख्य लक्षण इसमें जो उद्देश्य होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे परिपक्वता है, ऊंचाई है, वृद्धि प्रकार है, बीज का आकार है, रंग है, बीज का रंग है, उपज है, बीमारी है, ठीक, कीट रोधता है आदि समानताएं एकल संकरण कर सकते हैं। मतलब आदि समानता सभी को उद्देश्य में ध्यान रखते हुए इनका संकरण कराया गया था। परंतु कभी दो या तीन परंतु कभी 2 या 3 संकरण कराने के बाद विसंयोजित पीढ़ियों में वंशावली अथवा पुंजचयन, ब्रीडिंग और ब्लूक सिलेक्शन की विधि चयन करते हैं। तो दोस्तों जो इस विधि में होता है, दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि पहले हम प्रजनन के उद्देश्य हैं तो उन उद्देश्यों को ध्यान रखेंगे, और फिर उद्देश्य को ध्यान रखने के बाद हम जनकों का चयन करेंगे, और जब जनकों का चयन करेंगे तो उसमें जो विशेष मुख्य लक्षण होते हैं जनक में, तो उनको देखेंगे उसके मुख्य लक्षण कौन कौन से लक्षण हैं। फिर दोनों का संकरण कराएंगे। संकरण करने तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संकरण कराने के बाद उस पर बीज संयोजित जो पीढ़ियाँ होंगी, जैसे ये पर पीढ़ी आगे पीढ़ी वंशावली में उनका चयन करते हैं, क्या दोस्तों उन विधियों का चयन करते हैं, जैसे फ्लूक सेक्शन है, इन सभी विधियों का चयन करते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे वंशावली जो विधि होती है, वंशावली विधि का प्रयोग, क्या दोस्तों वंशावली विधि का प्रयोग बीज का आकार, उपज तथा फली की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं।
दोस्तों जो वर्णन एवं संगणन होता है, सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है, दोस्तों इसमें वंशावली विधि का उपयोग करते हैं। क्योंकि वंशावली विधि का उपयोग क्यों करते हैं? वंशावली विधि का उपयोग इसलिए करते हैं कि इसमें रोग रोधता है, बीज आकार तो उपज और फलियों की संख्या बढ़ाई जा सके। बढ़ाने के लिए इसका वंशावली का भी उपयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और दूसरी विधि की बात करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें दूसरी विधि थी वो थी प्योर लाइन सिलेक्शन। दोस्तों जो दूसरी विधि है वो प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंश क्रम वरण। तो दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? प्योर लाइन सिलेक्शन जो किया गया था पहले किया गया, तो दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन प्रारंभिक प्रजनन जो किया गया था वो किया गया था अरहर एक स्वपरागित फसल है इस आधार पर किया गया था। क्या दोस्तों? अरहर एक स्वपरागित फसल है इस आधार पर प्योर लाइन सिलेक्शन का पहला प्रजनन कार्य इसी के आधार पर किया गया था। लेकिन दोस्तों जो बाद में जब खोज हुई उसकी तो बाद में पता लगा कि अरहर एक पर परागित फसल भी है। क्या दोस्तों? अरहर एक पर परागित भी फसल है। जब दोस्तों जो पहले प्रजनन किया गया था वो एक स्वापार्गित फसल थी, इसके आधार पर किया गया था। लेकिन जब बाद में खोज होने के बाद जब पता चला कि अरहर एक परंपरागत फसल है, दोस्तों उस आधार पर फिर नई तकनीकी अपनाएगी। तो नया मतलब उसी के आधार पर प्रजनन किया गया। दोस्तों इसमें क्या किया गया? तो इसमें पहले हमने प्यूरलाइज सेक्शन किया गया था इस आधार पर, परंपरागत फसल के आधार पर किया गया। तो उसमें त्रुपथुर स्थानीय किस्म ली गई थी, मतलब एक लोकल वैरायटी थी जिसका नाम त्रुपथुर था। तो उसको एक लोकल वैरायटी ली गई, तो उस पर ये क्या प्रजनन कार्य किया गया था। कौन किस मतलब बाद में के आधार पर, किसके आधार पर? परंपरागत फसल के आधार पर किया गया था। कौन सी किस्म ली गई थी? लोकल वैरायटी ली गई थी जिसका नाम था त्रुपथुर। लोकल वैरायटी थी जिस पर संकलन किया गया था। और जब इसे संकलन करने के बाद जो नई किस्म विकसित हुई वो ऐसे वन विकसित हुई। कौन सी दोस्तों किस्म विकसित हुई? ऐसे वन। तो दोस्तों इस किस्म जो लोकल वैरायटी पर शुद्ध बसक्रम प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रजनन की विधि जो अपनाएगी तो दोस्तों ऐसे वन किस्म विकसित हुई। तो दोस्तों ये प्योर लाइन सिलेक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझाया होगा। अब तीसरी बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ये दोस्तों जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दो इसकी दो विधियां होती हैं। एक अंतरा किस्मीय संकरण, एक दूसरा अंतरा जातीय संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों जो अंतरा किस्मीय संकरण है इसमें हम क्या करते हैं? अंतरा किस्मीय संकरण में हम दो अलग अलग किस्म लेते हैं। क्या दोस्तों? इसमें हम दो अलग अलग किस्म ले लेंगे। दो अलग अलग किस्म ले लेंगे, फिर उनके माध्यम से संकरण कराएंगे या हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। जैसे हमने दो किस्म ले ली, जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रभात किस्म ली हमने, एक ली NY34। तो दो किस्म ली हमने, कौन कौन सी? प्रभात और NY4। तो इन दोनों के बीच हमने जब संकरण कराया तो कौन सी भी किस्म विकसित हुई? BBN1 किस्म विकसित हुई। क्या दोस्तों? BBN किस्म विकसित हुई। तो अंतरा किस्मीय संकरण क्या होता है? इसके अंतर्गत हम दो अलग अलग किस्में ले लेंगे। तो जब उन दो अलग अलग किस्में लेंगे तो उनके मध्य जब संकरण कराएंगे तो संकरण कराने पर हमें एक नई वैरायटी उत्पन्न होगी, हमें एक नई वैरायटी मिलेगी। तो नई वैरायटी मिलेगी तो उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरा किस्मीय संकरण कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ये अंतरा किस्मीय संकरण समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी दिया है आपको, देख सकते हैं। दो वैरायटी लिए, एक प्रभात है, एक NY34 है, और तीसरी जो किस्म विकसित हुई वो BBN1 किस्म विकसित हुई है। बात करेंगे दोस्तों हम दूसरी विधि कौन सी? अंतरा जातीय संकरण। अंतरा जातीय संकरण दोस्तों इसमें क्या होता है? जो अंतरा जातीय संकरण दिया था वो वैज्ञानिक डूसन, तो जो डोनदस वैज्ञानिक थे उन्होंने 1990 में जंगल जातियों की एक लिस्ट दी थी। क्या दोस्तों? जंगल जातियां। तो जो अरहर की उसमें जो अरहर की जंगल जातियां थीं तो उस पूरी लिस्ट में अरहर की सभी जंगल जातियों के नाम थे। तो उन्होंने अरहर की जंगल जातियों की लिस्ट दी थी तो जिसके अंदर सभी जातियां थीं। तो जो सभी जातियां थी तो उनका सभी का संकरण किसके साथ कराया गया था? कृष्ण अरहर के साथ सफलतापूर्वक क्रॉस कराया जाता था। दोस्तों जो डूनदास जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो लिस्ट दी थी तो उन जो सभी जातियों को जो क्रॉस कराया जाता था किसके साथ कराया जाता था? कृष्ण अरहर के साथ कराया जाता था। किसके साथ? कृष्ण अरहर के साथ कराया जाता था, जिससे कि नई वैरायटी उत्पन्न होती थी। तो ये अंतर्जातीय संकरण में ये होता था। क्या होता था कि अंतर्जातीय संकरण में जो डूनदास वैज्ञानिक थे उन्होंने एक लिस्ट दी थी जंगली जातियों की। जब जंगली जातियों की लिस्ट दी तो जो जंगली जाति लिस्ट दी थी तो उनका जब किसी संकलन कराया जाता था तो कृष्ण अरहर के साथ संकलन कराया जाता। जो कृष्ण अरहर थी वो कौन सी करके थी? कजानस खजान थी। कृष्ण अरहर कौन सी? कजानस खजान। तो जो कजानस खजान था उस उन जंगली जातियों के साथ सभी के साथ सफलतापूर्वक संक्रास कराया जाता था। जैसे कि जातियाँ कौन कौन सी आपको बता दें दोस्तों, ये जातियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि जो कजानस खजान है ये हमारी कृष्ण अरहर जाति होगी। कौन सी? कृष्ण अरहर हुई।
कैजानस कजान कौन सी? क्रस अरहेरा। और जो कैजानस लिनिएटा है ये जंगली जाति होगी। तो दोस्तों जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो नई वैरायटी उत्पन्न हुई होती है होगी। ठीक है दोस्तों, जब कैजानस कजान कजान लिनिएटा जब क्रॉस करा तो नई वैरायटी उत्पन्न होगी। और जैसे कि अब दूसरी देख सकते हैं, कैजानस कजान तो हमारी क्रस अरहेरा हो ही गई। और दूसरी जंगली जाति कौन सी? कैजानस स्क्रेवायोडस। क्या दोस्तों? स्क्रेवायोडस, ये हमारी जंगली जाति होगी। और तो दूसरी कौन सी? कैजानस स्केरेसिस। कैजानस स्केरेसिस ये हमारी जंगली जाति होगी। ये हमारी होगी क्रस अरहेर जाति। तो दोस्तों ये क्रस अरहेर जो लिस्ट दी थी तो उन्हीं ये जंगली जातियों के नाम पूरी लिस्ट में दिए हुए थे। ये हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिया दोस्तों, आपके उदाहरण के लिए दिखाने के लिए दोस्तों की। जैसे कि अगर हम आगे बात करें कि अगर हम क्रस अरहेर को संकरण के अंदर, जैसे कि कैजानस कजान है, ठीक है, कैजानस कजान और कैजानस लिनिएटा है, तो इन दोनों को जब हम संकरण कराते हैं तो इन दोनों के अगर संकरण कराएंगे तो जो क्रस अरहेर है कैजानस कजान है, तो इसके अगर मादा जनक, तो मादा जनक के अंदर जो प्रयोग करेंगे, अगर जैसे हम दोनों का संकरण कराते हैं तो इन दोनों का जब मादा जनक, जो क्रस अरहेर का मादा जनक है, इसके रूप में का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अधिक सफल होगा। क्या दोस्तों? अधिक सफल होगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम क्रस अरहेर को संकरण के अंदर मादा जनक के रूप में प्रयोग करें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण अधिक सफल होगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी दो विधियां थी। कौन सी? एक अंतर किस्मीय हाइब्रिडाइजेशन, एक अंतर जातीय। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं आप दोनों समझ गए होंगे। अब बात करेंगे चौथी विधि। जो हमारी चौथी विधि है वो समष्टि सुधार या पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट है। कौन सी दोस्तों? पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट या समष्टि सुधार। दोस्तों जो इसके जो प्रजनन की विधि है मुख्य दो उपयोग की जाती हैं। कौन सी की जाती हैं? इसमें मुख्य रूप से दो ही प्रजनन की विधियां उपयोग की जाती हैं। एक होती है नरबंध वंशक्रमों का उपयोग। क्या दोस्तों? नरबंध वंशक्रमों का उपयोग। दूसरा आवर्ती वरण। कौन सा दोस्तों? एक आवर्ती वरण हो गया, दूसरा नरबंध वंशक्रमों का उपयोग। ये दोनों विधियों का अधिकतर इसमें उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में हम क्या करते हैं? दोस्तों इसमें हम अलग अलग, इसमें हम दो अलग अलग पॉपुलेशन प्लांट पॉपुलेशन मतलब पादप समष्टि का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम दो अलग अलग पादप समष्टि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक होता है पादप समष्टि बीजजनक होती है, दूसरी होती है परागजनक। कौन सी? एक जो पादप समष्टि होगी वो बीजजनक होगी और दूसरी होगी परागजनक। फिर इन परागजनक को बीजजनक पर संकरण के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्थानांतरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परागजनक को बीजजनक पर संकरण के लिए स्थानांतरित करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने दो किस्म ले ली, ठीक है, दो किस्म ले ली पादप समष्टि की, तो हमने दो किस्म ले ली, जैसे कि CO2 और CHO3, ये किस्म ले ली। दोस्तों जब दोनों किस्म ले लेंगे तो इसमें से एक पादप जनक है, एक पादप जनक है, पर एक बीजजनक है, एक है परागजनक। तो इन दोनों परागजनक बीजजनक को संकरण के लिए, क्या तो इन दोनों संकरण के लिए स्थानांतरित करेंगे, एक दूसरे पर स्थानांतरित करेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, बात करेंगे। जब इन दोनों को स्थानांतरित करेंगे फिर हम दोनों को स्थानांतरित कर देंगे, पर दोस्तों एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या? जो बीज जनक होती है तो बीज जनक में एक से दो अप्राप्य लक्षण होने चाहिए। ये कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये होनी ही होनी चाहिए। क्या दोस्तों? जो बीज जनक होते हैं बीज जनक में एक या दो अप्राप्य लक्षण होने ही चाहिए, और पराग जनक में अधिक प्रभावी जीन होने चाहिए। क्या दोस्तों? जो पराग जनक होते हैं इसमें अधिक अप्रभावी जीन होने चाहिए, तो ये इसकी दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इसको स्थानांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बीज जनक तथा पराग जनक को तो एकांतरित पंक्तियों में बो देते हैं। बीज जनक और पराग जनक तो एकांतरित। जैसे कि दोस्तों ये बीज जनक है, एक बीज जनक की वैरायटी और एक ये है पराग जनक की, इन दोनों को एक आंतरिक पंक्तियों में बो देंगे। एकांतरिक पंक्ति बोने से हमें क्या होगा, इससे हमारा जो प्राकृतिक परागण है, वो बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक परागण जो होगा वो बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसमें क्या करेंगे। इसमें हम दो अलग अलग पादप समष्टि को लेंगे, जिसमें से एक बीजजनक होगी, एक परागजनक होगी। तो बीजजनक को और परागजनक होती है जो वैरायटी होती है, तो उन पर एक दूसरे को हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्थान किया जाएगा। और जो इंसान जो करते हैं तो उसके लिए हम ये दो लाइनों में बोते हैं, एकांतरित पंक्तियों में बो देते हैं, जिससे कि हमारा जो प्राकृतिक प्रांगण हो उसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो प्राकृतिक प्रांगण से जैसे कि दोस्तों हमारी नई किस्म विकसित होगी।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। और आगे बात करते हैं, वो है उत्परिवर्तन प्रजनन। उत्परिवर्तन प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप CO2 देख रहे हैं, तो CO2 ये किस्म है, क्या है, वैरायटी है, किस्म या वैरायटी है दोस्तों। ये कैसे, तो दोस्तों जो इससे उत्पन्न हुई है वो EMS उत्परिवर्तन के द्वारा बनाई गई है। EMS उत्परिवर्तन के द्वारा बनाई गई। EMS क्या है, एक रसायन है, क्या है, एक रसायन है, एथिल मेथिल एथिल मेथिल सल्फोनेट। क्या दोस्तों, एथिल मेथिल सल्फोनेट एक रसायन है जिसके उत्परिवर्तन द्वारा CO2 वैरायटी उत्पन्न की गई है दोस्तों। ऐसे ही CO5 आप देख रहे हैं, तो ये भी एक वैरायटी है। ये कैसे की गई, ये CO1 किस्म पर, जो CO1 किस्म है उस पर गामा किरणों, जो गामा किरण है उनका उत्परिवर्तन कराया गया। जो गामा किरणों CO1 वैरायटी पर गामा किरणों का उत्परिवर्तन कराया गया, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो CO1 किस्म पर उत्परिवर्तन कराया गया जिससे कि CO5 की वैरायटी उत्पन्न हुई है। गामा किरणों का उपयोग करके CO1 किस्म पर उत्परिवर्तन कराया गया है जिससे CO5 वैरायटी उत्पन्न हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे उत्परिवर्तन प्रजनन क्या होता है। अब बात करेंगे हम हेटेरोसिस प्रजनन। हेटेरोसिस प्रजनन दोस्तों, हेटेरोसिस में मुख्य रूप से हमको दो ही वैरायटी याद रखनी होती है, एक CORH1 CORH2। ये दो ही वैरायटी मुख्य रूप से आपको याद रखनी होती है। तो CORH1 जो वैरायटी उत्पन्न हुई वो कैसे हुई, जो MST 21 और ICPL 87 109 के संकरण, जब इन दोनों के बीच संकरण हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो CORH1 वैरायटी उत्पन्न हुई है। कौन सी, CORH1 वैरायटी उत्पन्न हुई है। ऐसे दोस्तों CORH2 वैरायटी MSCO5 और ICPL 83027 का जब आपस में संकरण हाइब्रिडाइजेशन जब कराया गया है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो CORH2 इन दोनों का दोस्तों संकलन कराया गया, तो दोस्तों CORH2 वैरायटी उत्पन्न हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये भी समझ के होंगे। दोस्तों से मुख्य रूप से दो ही वैरायटी याद करनी, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, CORH1 और CORH2, ये दोनों वैरायटी याद रखना और कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस मुख्य रूप से ये पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।